नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे आप सभी को बता दें कि जो इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स का जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा। फिर भी आप सभी को बता दें, जो भी नए विद्यार्थी हैं इस सेशन को देख रहे हैं, कि यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को जो है आपको शिक्षकों से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी प्रकार के एग्जामों की जो है यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। जिसमें हम बात कर ले सबसे पहले टीजीटी परीक्षा की। तो टीजीटी परीक्षा हो गया, आप पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, या फिर हम कह ले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, डी ट्रिपल एस पी, केवीएस, एनवीएस, लेक्चरल, या फिर हम कह लें नेट जीआरएफ, या फिर आपका एस्टेट। सारे के सारे एग्जामिनेशन को आपको यहाँ पे जो है प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, जो कि एक शिक्षकों का निर्माण करवाता है यह चैनल। और आने वाले समय में बिहार नहीं बल्कि हर एक राज्य में जो है बेहतर टीचर को जो है यहाँ से निखारने का प्रयास किया जाता है। साथियों, याद रखना है आप सभी को, यह जो चैनल का उद्देश्य है वह यही है कि बेहतर से बेहतर टीचर का जो है, क्वालिटी वाले टीचर को जो है सिलेक्शन हो और आने वाले समय में जो है समाज का विकास हो। आगे बढ़े और हम बात कर रहे थे आज जो है अपना सेशन के बारे में। तो साथियों, यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो अपना जो सेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दें कि अगर आप सभी जो है मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे बारे में भी जान सकते हैं कि जो मेरे बारे में क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं, और कहाँ कहाँ जो है हम अभी तक पढ़ाए हुए हैं। इन सभी बातों को याद रखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर। तो साथियों, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आज का जो सेशन है वो क्या है। साथियों, याद रखना है अपना भौगोलिक खोज का जो लेक्चर था ये चलाया जा रहा था, जो कि लेक्चर नंबर 1 कल अपलोड किए गए थे। यह आपको बता दें कि यह जो क्लास है टीजीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 9th और 10th के जो भी शिक्षक बनने वाले हैं उन सभी को यह जो है सिलेबस में है। साथ में आपका बिहार स्टेट जो है, जो कि मार्च में 2024, जो मार्च में आपका डेट निकल गया है उसमें होने वाला है। तो बिहार स्टेट के भी ध्यान में रखकर साथ में 9th और 10th के शिक्षकों को ध्यान में रखकर जो है यह क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसमें हम भौगोलिक खोज की बात कर रहे हैं, जो कि आपका सिलेबस में पहले पॉइंट में लिखा गया है। यह लेक्चर नंबर 1 आपको कल अपलोड किया गया है, जिसमें विस्तार से पूरा भौगोलिक खोज पे चर्चा की गई थी। इसी भौगोलिक खोज में हम आपको बताने का प्रयास किए थे कि जो भौगोलिक खोज था इसका प्रारंभ कैसे होता है, क्या कहानी था, क्या पृष्ठभूमि था, इसमें कौन कौन देश थे जो कि अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, इन सभी बातों को हम बताए थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या, उस पर बात करते हैं। तो साथियों, आज के जो सेशन होगा उस पर अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, वह जो सेशन होगा आपका वो कौन सा होगा, तो अपना भौगोलिक खोज के परिणाम होंगे। हम बात करेंगे कि भौगोलिक खोज तो हो गए, इसमें अलग अलग देशों की हम योग्यताओं को पढ़ लिए, उनके द्वारा क्या क्या आविष्कार किए गए थे वो भी आपको बता दिए, कहाँ कहाँ तक उनका जो है आपका क्षेत्र विस्तार था यह भी हम आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग जो यूरोप के जो देश थे उनके द्वारा जो भौगोलिक खोज की गई है, तो अब परिणाम क्या निकलेंगे, तो परिणाम भी हमें जानना होगा। तो साथियों, आज का सेशन हम बात करेंगे भौगोलिक खोजी के परिणाम पे। तो आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज अपने जो है बुक में अपना हेडलाइन दे दीजिएगा भौगोलिक खोज के परिणाम को, और यहाँ ध्यान दीजिएगा। कल का सेशन जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विस्तार से हर चीज को हम समझाने का कोशिश किए हैं। चलिए, कहता है यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, भौगोलिक खोज के परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। ठीक है, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित करवाया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भौगोलिक खोज की बात कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि जब भौगोलिक खोज होगा तो हर एक जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क झांसा करेगा। ये इसी को नाम भौगोलिक क्षेत्र कहेंगे, भौगोलिक खोज कहेंगे ना, कि जो एक देश है यह दूसरे के साथ कहीं ना कहीं संपर्क कर रहा है, या इसके साथ संपर्क कर रहा है, जो कि विस्तार से कल के सेशन में हम आपको बताए हैं। साथियों, एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो कि पहले से विलय थी,
परस्पर संपर्क स्थापित हुआ, नए नए जो है देशों का खोज हुआ, और न केवल नए देशों का ही खोज हुआ बल्कि उपनिवेश के साथ व्यापार करने का ही प्रोत्साहन मिला है। तो साथियों, हम इसी कड़ी में आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो भौगोलिक खोज हुए हैं, इस भौगोलिक खोज में हम क्या पढ़े कल के सेशन में, तो हम नए नए यंत्रों के आविष्कार को देखें, हम नए नए क्षेत्रों के खोज को पढ़े हैं। इसी कड़ी में हम आज पढ़ने वाले हैं कि उपनिवेशवाद। पहले आपको बता दें यह उपनिवेशवाद क्या है। साथियों, उपनिवेशवाद उसको कहा जाता है क्योंकि कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र, एक शक्तिशाली देश जो है दूसरे देशों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, और उस देश का राजनीतिक, आर्थिक किसी प्रकार का कार्य जो है वो शक्तिशाली देश के हाथों में होता है, उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। अब इस उपनिवेशवाद में बहुत सारे देश आएंगे जो कि एक एक करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जब ये भौगोलिक खोज हो गया है, यूरोप के अलग अलग जो देश हैं वो दूसरे दूसरे देश में जाकर व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक जो है व्यापार किया कर रहे हैं, तो 100% है कि आने वाले समय में उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लेंगे। और जब आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तो वहीं पे क्या होता है, आपका उपनिवेशवाद शब्द का उत्पत्ति होता है। क्लियर है? चलिए, साथ में याद रखना है कि उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का भी प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से किया। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है क्या हुआ, तो इनका ही शासन हो गया है ना, तो 100% है कि इनका संस्कृति का ही विकास होगा, इनके धर्म का विकास होगा। क्योंकि हम आधुनिक इतिहास में जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब विश्व इतिहास के बाद हम अपने भारत के इतिहास में प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको ये सारे बात बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। लेक्चर को पूरा देखिएगा तभी आपको मजा आएगा। कहता है यहाँ पे भौगोलिक खोज के परिणाम, जिसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस भौगोलिक खोज में जो है आपको सबसे पहले व्यापार वाणिज्य का प्रभाव पढ़ेंगे, जो कि कल के सेशन में हम आपको बताए हैं कि जो अलग अलग यूरोप के जो देश हैं ये दूसरे देशों के साथ व्यापार करने आ रहे हैं। इसी को हम भौगोलिक खोज कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। साथियों, जब यह जो है भौगोलिक खोज हो गया है, जब व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए हैं, तो अब इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। क्लियर है ना? फिर हम बात करेंगे उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास कैसे हो रहा है, क्या है उपनिवेशिक साम्राज्य। उसके बाद हम वाणिज्यवाद का विकास को पढ़ेंगे, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार को पढ़ेंगे, साथ में दास व्यापार का विकास को पढ़ेंगे, और आपका भ्रांतियों का अर्थात कुछ भ्रांति वाले जो बातें हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे, जो कि कभी कभी उम्मीद नहीं की जाते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन बातों को भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। साथ में भौगोलिक ज्ञान वृद्धि को भी हम समझेंगे, कि ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर से बता दें, यह जो क्लास है टीजीटी परीक्षा के लिए है, आपको बिहार स्टेट को ध्यान में रखकर, साथ में जिस राज्य में आपको भौगोलिक खोज जो है सिलेबस में है, जिस राज्य के शिक्षक भर्ती एग्जाम में है, उन सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक पॉइंट करके समझते हैं इन सभी के बारे में। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, व्यापार वाणिज्य और प्रभाव। उसके पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा यहाँ पे, जो कि इस नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय निवेशवाद को जो है उपनिवेशवाद को रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के नियमित उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो कि यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद थे। क्लियर है? तो हमने आपको क्या बोला, हम पहले ही आपको बताया कि जो यूरोप वाले जो लोग हैं, ये जो यूरोप वासी जो अलग अलग जो देश हैं, जैसे हम कल आपको बताए थे, इसमें जो अग्रणीय जो देश था, सबसे पहले पुर्तगाल था, स्पेन था, आपका ब्रिटेन था, फ्रांसिस फ्रांस था, फिर आपका डच होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं कहाँ जा रहे हैं, तो ये दूसरे देशों में, खास करके हम बात करें कहाँ, तो आपका अमेरिका हो गया, आपका पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर आपका भारत हो गया, आपका चाइना हो गया। ये सारे जो देश है, इन देशों में कहीं ना कहीं यूरोप वासी जो है व्यापार के नाम पर जा रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ के शासक बनेंगे। यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आगे समझते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम जो है यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से किए गए हैं, जो कि हम पॉइंट वाइज समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना है व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। आप लोग यहाँ पे टॉपिक दे दीजिएगा, ठीक है।
जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं उनको टॉपिक दे देना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नए देशों का जब खोज हो रहा है, यहाँ पे व्यापारिक संपर्क स्थापित हो रहे हैं, तो यह क्या कर रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन का ला रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण से यूरोप के जो देश है इसमें समृद्धि होने लगी। जैसे हम आपको बताया है कि जब उपनिवेशवाद में क्या हो रहा है, तो उपनिवेशवाद का मतलब हम आपको शुरू में ही बताएं, वह ऐसे देश होते हैं जहां पे एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दूसरे कमजोर जो राष्ट्र हैं उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उस पर क्या करते हैं, तो शिकंजा स्थापित कर लेते हैं। इसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसमें आपको भारत देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा, अमेरिका देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो देश है इस समय उपनिवेशवाद है किसके, तो आपको यूरोप के। क्लियर है। जहां पे आर्थिक शोषण अधिक किए गए हैं। ठीक है ना। यूरोप के जो देश हैं यहाँ पे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कुछ प्रगति ने यूरोपीय व्यापारी को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण ऋण पत्र आदि व्यापारी खास कर विकास हुआ है। ये सभी जो है आपको देखने को मिलता है। मुद्रा व्यवस्था जो है यह आपको यूरोपियों का ही देन है, पहला बात। उसके बाद ऋण पत्र जो है, ऋण पत्र अर्थात जो पैसों वाले जो हम कह लें आपको नोट आज वर्तमान में देखते हैं ऋण पत्र, तो यह जो ऋण पत्र है यह आपको यूरोपियों के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वह वैश्विक रूप लेने लगा। ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। और क्या हमें याद रखना है, सारा इंपॉर्टेंट बात है तो आप लोग प्लीज अंडरलाइन करते रहेंगे। नए देशों की खोज के पूर्व जो है व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और आपका बाल्टिक सागर तक जो है सीमित था। भूमध्य सागर की बात कर रहा है, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको आगे बताएंगे सारे के सारे मैप में। बस अभी आपको क्या करना है, तो आपको थ्योरी के माध्यम से कहानी को समझना है। एक चीज और आपको बता दें कि जो यह आपको कंटेंट जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है किस पे आधारित है, तो यह भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी प्लस स्केटबोर्ड, जो कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहीं से हम आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। अब इस इसका स्थान जो है अटलांटिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी ले लिया गया है। ठीक है ना। तो यह भी आपको याद रखना है। और जब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के द्वारा, तो पुर्तगाली पहला ऐसा यूरोपीय कंपनी था जो कि कहीं ना कहीं प्रशांत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। क्यों, तो याद रखना है, जब पुर्तगाली की हम बात कर रहे हैं तो पुर्तगालियों का ऐसा सोच था कि भारत में खास करके कोई दूसरा कंपनी ना आ जाए, इसलिए वो क्या कर लिए, तो हिंद महासागर जो कि यही एक मार्ग था यूरोप से भारत आने के लिए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर अपना कहीं ना कहीं जो है सेना लगा देते हैं। जो है वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कड़ा जो है आपको सुरक्षा बढ़ा देते हैं। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद हम बात करें पेरिस, लंदन, उसके बाद आपका एडवर्ब आदि बहुत सारे जो शहर हैं, इसका विश्व व्यापारी व्यापार के जो है प्रमुख केंद्र बन गया है। और यहाँ व्यापारिक यूरोपीय व्यापारी जो है इटली पर एक क्या कर रहा था, एकाधिकार जा किया कर लिया गया था। ठीक है ना। इसके बदले में स्पेन हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, हॉलैंड या फिर हम कह लें इंग्लैंड हो गया, तथा फ्रांस का प्रभाव जो है बढ़ गया था। जो कि हम अभी आपको थोड़ा सा पहले ही बताए हैं कि यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन उन देशों में जो है सबसे शक्तिशाली जो देश था वो भौगोलिक खोज के अंतर्गत जो है वो कौन था, तो आपका स्पेन था, पुर्तगाली था, हॉलैंड था, जिसको हम डच के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह लें आपका इंग्लैंड था, फ्रांस था। ये सभी जो पांच छह जो आप देश देख रहे हैं या फिर हम कह लें कंपनी है, ये सभी कहीं ना कहीं उस समय में सबसे शक्तिशाली रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों के आयातित बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका से जो आयातित सोना और चांदी थे, इसको अर्थव्यवस्था के स्वरूप में क्या हुआ, बदल दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
याद रखना है अमेरिका की बात कर रहा है, और अमेरिका जो है यह अभी किसका उपनिवेशवाद है, तो आपका ब्रिटेन का उपनिवेशवाद है। जो कि कल के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कल के सेशन में हम अमेरिका की क्रांति को पढ़ेंगे, जो कि टीजीटी परीक्षा और स्टेट बिहार स्टेट जो है इसमें आपको साफ साफ जो है सिलेबस लिखा गया है। सारा सिलेबस जो लिखा गया है उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका की क्रांति जो है हम कल के सेशन में करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि अमेरिका जो है ये किस प्रकार से उपनिवेशवाद बन गया है, क्या कारण था क्या नहीं, कैसे उसको स्वतंत्रता मिलती है, ये सारे बातों को हम कल के सेशन में करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके फलस्वरूप जो है समाज में सामंती वर्ग जो है इसके सामंती वर्ग के बदले में व्यापारिक वर्ग जो है इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम मध्यकाल इतिहास को पढ़ते हैं, तो मध्यकाल इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, तो सामंतवाद जो है अधिक देखने को मिलता है। सामंतवाद का मतलब है कि जो सामंती लोग हैं यह क्या करते थे, तो अपने भूमि पर जो है अधिक जो है बल दे देते हैं। लेकिन हम जब आधुनिक इतिहास में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं व्यापार पर बल दे रहे हैं। क्लियर है, तो ये सारे बात हमें याद रखना है। आगे बढ़े, आगे है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, तो उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। यह क्या कहता है, तो साथियों याद रखेंगे भौगोलिक खोजी के उपरांत उपनिवेश के स्थापना के स्वरूप में साम्राज्य का विकास जारी रहा। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। जैसे ही हमने आपको क्या बताया, यूरोपीय राष्ट्र में सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है क्रम से, कि भारत में यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना होती है सबसे पहले आपको कौन है, तो पुर्तगाल है, जो कि हम कल ही आपको बताए थे। पुर्तगाल जो है आपको 1458 में आता है। 1458 में किसके द्वारा, तो आपको वास्को डिगामा के द्वारा। कब, 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। कहाँ पे, केरल में। कल के सेशन में आपको सब कुछ बताया है। उसके बाद है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है। यह एक क्या था, तो इंग्लैंड का कंपनी था। उसके बाद डच कंपनी 1602 में, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, डेनिश आपका 1616 में, और स्वीडिश जो है 1731 में। इस प्रकार से जो है आपको एक एक करके भारत में आती है, और ये लोग जो है व्यापार के नाम पर आते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने लगते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बातें जो है आपको बताया गया है, और ये जितने भी कंपनी है यह कहीं ना कहीं व्यापार करने आ रहे हैं। तो यह कंपनी जो है अपने आप में ही कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उतार चढ़ाव कर रहे हैं, अपने आप में ही संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ यह लाइन दिख रहा होगा। इसके फलस्वरूप जो है व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। कंपनियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनी ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया। ठीक है ना, अब क्या है, तो व्यापारी जो है पहले व्यक्ति हुआ करते थे। देखिए हम क्या बताएं आपको, तो सबसे पहले पुर्तगाल है, जो कि पुर्तगाल से कौन आया था, तो आपको वास्को डिगामा आया था। उस समय किसी प्रकार का कोई कंपनी नहीं बना हुआ था, वो एक व्यक्ति था जो कि भारत में व्यापार करने आया था, और भारत से वस्तुएं लेकर जाकर क्या करता था, तो आपको पुर्तगाल में बेचा करता था। क्लियर ना। तो साथियों इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जब आया है तो उसका देखा देखी बहुत लोग एक ही काम करते हैं। और जब वास्को डी गामा भारत आ गया तो यूरोप के अलग अलग देशों में जो है इसका हल्ला हो गया। और जब हल्ला हो रहा है तो सारे जो अलग अलग देश की जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो भारत आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगता है। चलिए आगे समझते हैं और क्या है। इसी उद्देश्य से विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त के लिए यह कंपनियां जो है प्रगत क्या होती है, तो प्रगतिशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हो गई। इसमें कुछ कंपनियां जो है व्यापारी के द्वारा प्रायोजित थे, तो कुछ राज्यों के द्वारा। जैसे हम अगर बात कर लें आपका इंग्लैंड की, हम बात कर ले अगर आपका, तो फ्रांस की, हम बात कर ले अगर आपका पुर्तगाल की, तो यह जो कुछ कंपनी है यह कौन सी कंपनी थी, तो जो डायरेक्ट आपको राज्य के द्वारा नियंत्रण किया जा रहे थे। क्लियर है, ये सभी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़े, और तो ध्यान दीजिएगा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेशवाद एवं बस्तियां जो है बसाई गई, जो कि आपको कल के सेशन में हम बताए थे।
प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक जो है आपका 17वीं सदी के आरंभ में फ्रांस भी शामिल हो जाता है। तो ये वाला लाइन आपको जरूर से याद रखना है। कौन सा लाइन? देखिए, शुरुआत में जो है आपका जो है प्रारंभ में पुर्तगाल, जो कि हम पढ़े थे सबसे पहले जो पुर्तगाली नाविक जो है यही ना 1400 कब, तो 1458 में वास्को डी गामा आ रहा है। सबसे पहले यह भौगोलिक खोज में जो है इसी का जो है आपका कहीं ना कहीं सबसे पहले इसी को यह उपलब्धि प्राप्त होती है। क्लियर है? परंतु आने वाले समय में हमने आपको क्या बताया कि देखा देखी सब लोग आने लगे, तो आने वाले समय में जो है इसमें क्या होने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा। और 16वीं से 17वीं शताब्दी तक क्या होता है, तो बहुत सारे अलग अलग जो है फ्रांस हो गया, अलग अलग जो है यूरोप के देश जो है इस प्रकार से आने लगते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है, तो वाणिज्यवाद का विकास। यह क्या है इसको समझते हैं। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नए देशों की जो खोज है, व्यापार एवं वैश्विक जो विस्तार होता है, और इसी कारण से आपका क्या होता है, तो आधुनिक पूंजीवाद का जन्म होता है। और इसी को हम आर्थिक व्यवस्था या फिर क्या कहते हैं, तो बुलियन भी कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। सोने की महत्ता ने यूरोप के देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सोने एवं चांदी की लूट भी होना आरंभ होता है, साथ में इसका भंडारण भी किया जाने लगता है। इस भंडारों की प्राप्ति में जो है स्पेन सबसे आगे था। तो ये सब लाइन आप लोग को याद रखना है। देखिए, अभी हम आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात करें तो हाल ही में अभी जो एग्जाम सेकेंड फेज का हुआ है, उसमें डायरेक्ट ऐसे बहुत सारे जो लाइन थे वो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के जो बुक हैं उससे पूछे गए थे। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि जो क्लासेस चलाई जा रही है, यह सिर्फ स्टेट को ध्यान में नहीं रखकर चलाया जा रहा है, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि स्टेट के साथ साथ टीजीटी लेवल के जो है एग्जाम को भी देना चाहते हैं या फिर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट है क्या, कहता है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा कि जब यूरोप वासी जो है, हम शुरुआत में ही आपको बताया था कि यूरोप जो वासी हैं यह ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, कल ही आपको ये सेशन में हम बताए थे कि यही कारण था जो कि कहीं ना कहीं 1453 में क्या होता है, तो कुस्तुम तुनिया नामक एक स्थल मार्ग था जो कि आपको भारत आने का एकमात्र स्थल मार्ग यही था, और इसका पतन कर लिया जाता है। इसको किस पर, यह जो है इसका जो इस क्षेत्र पर किसका जो है आपका वर्चस्व हो जाता है, तो आपको अरबों का हो जाता है। कल के सेशन में बताया था क्यों, क्योंकि अरब वासी जो थे और आपका यूरोप वासी जो थे, इन दोनों में धर्म को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा संघर्ष होते थे। तो यहाँ पे याद रखना है, ईसाई धर्म और आपका पश्चिमी सभ्यता का प्रसार जो है यह होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो यूरोप वासी हैं ये अलग अलग देश में अब फैल गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने धर्म को भी फैलाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया है, जो कि याद रखेंगे सभी बातों को हम आगे जब हम अपने भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे ना, तो वहां और अच्छे ढंग से हम आपको एक एक चीज को बताएंगे। बस आप लोग यहाँ पे समझते चलिएगा। धर्म युद्ध की असफलता के कारण जो है ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार जो है धीमा पड़ गया था, जो नए भौगोलिक खोज में इसमें प्राण डाल देता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ईसाई धर्म प्रचार ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार प्रसार जो है करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, तो शुरुआत में जो है आपको यूरोप के अलग अलग लोग हैं वो व्यापार करने आते हैं। क्लियर है? फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद जो है कि यहाँ पे एक कंपनी बना ली जाती है, एक संगठन बनाई जाती है, और इस संगठन के द्वारा जो है यहाँ पे व्यापारिक कार्य किए गए। इसी कंपनी के द्वारा फिर आने वाले समय में जो है इस क्षेत्र का राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया जाता है, वहाँ के आर्थिक चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं, वहाँ के प्रशासनिक कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब सारी प्रकार से चीजों को अपने हाथ में ले लेंगे तो 100% है कि फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपने सभ्यता को, अपने धर्म का भी विस्तार से यहाँ पे बढ़ावा देंगे। तो यही क्रम था, तो आपको याद रखना है।
इसका नकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ पे आपको याद रखना है जो कि पड़ा, इस क्षेत्र में धन का लालच जो है देखकर जबरन धर्म क्या करने लगे, तो धर्म परिवर्तन होने लगा, सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया है। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। इसका विरोध भी होता है जो कि हम पढ़ेंगे जब आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, जो कि आपका एस्टेट में भी है। एस्टेट के सिलेबस को आप लोग जरूर देखा कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं एस्टेट के सिलेबस भी आप लोग को देखना है। तो या फिर हम कह लें टीजीटी परीक्षा में तो आपको जीएस के जो पेपर होते हैं वहां पे पूछे जाते हैं। बहुत सारे आंदोलन को हम पढ़ेंगे जिसमें आपका संथाल विद्रोह होगा, मुंडा विद्रोह होगा, लोटा विद्रोह होगा, ऐसे बहुत सारे विद्रोह है जो कि आप पढ़ेंगे। और ये जितने भी विद्रोह हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, तो अंग्रेजों के खिलाफ, उनके धर्म, उनके संस्कृति के खिलाफ किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे बात आपको आने वाले समय में हम एक एक करके बताएंगे। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रचार ने चर्च की प्रभु सत्ता को कम कर दिया। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जो चर्च है ये क्या होता था, तो चर्च जो है उस समय हम अगर बात कर ले तो याद रखेंगे यूरोप में जो है चर्च ही कहीं ना कहीं सर्व प्रमुख होते थे। जैसे हम अगर बात करें भारत में, तो भारत के कहीं ना कहीं हम जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम वैदिक काल को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अपना ग्रंथ है, अपना जो पुरोहित वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्रमुख हुआ करते थे। तो उसी प्रकार से जब हम यूरोप के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो साथियों याद रखना है यहाँ के जो धर्म प्रमुख होते थे वह कौन होते, तो वह लोग होते थे आपको फादर, जिसको हम आज के समय में कहते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग धर्म के प्रमुख हुआ करते थे, जो कि आने वाले समय में वहां पे उनको क्या कर दिया गया है, तो उनकी जो उनका जो वर्चस्व था, उनका जो इज्जत वगैरह था वो थोड़ा कम होने लगा, जिस कारण से वो बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग थे वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भ्रमण करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जब यह लोग जो है दूसरे देशों में भ्रमण करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है जब इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे भी अपने धर्म को क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, अपने संस्कृति को वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे कि पाश्चात्य सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का विकास हमारे देश में भी होता है, क्योंकि आज के समय में हम और आप देखते हैं कि इंग्लिश जो है कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर प्रकार के पढ़ाई में। यह जो देन है किसका है, तो यह आपको पश्चिमी सभ्यता का ही देन है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। यही जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो धर्म सुधार आंदोलन हम यह कब पढ़ेंगे, तो आपको 18वीं से 19वीं सदी के बीच में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे जो है महान व्यक्ति हैं जो कि अपने धर्म को सुधारने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते हैं। तो ये सभी बात हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, अब आ गया अपना दास व्यापार का विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी दास व्यापार विकास क्या था, इस पे भी अगर बात की जाए तो साथियों याद रखना है, जब यूरोप के वासी जो लोग हैं यह आपको जो है अलग अलग देश में रहने लगते हैं, जैसे हम भारत की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, तो इन देशों में जब रहने लगते हैं तो यहाँ पे जो है इनका हर प्रकार से जो है वर्चस्व स्थापित होता है। तो ये लोग जो है दास प्रथा को भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जबकि हम आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो है विकसित हुए व्यापक वाणिज्य में मानव श्रम जो है महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहन दिया। अब ये दास व्यापार क्या है, तो याद रखेंगे दास व्यापार का मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं, जो अंग्रेज थे वो दास रखा करते थे, नहीं। दास व्यापार का मतलब जो है कि जो यह जो मानव थे, ये जो मनुष्य थे, उनके द्वारा जो श्रम करवाए जाते थे, उस श्रम के आधार पर उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उसके मेहनत के आधार पर उसको पैसा नहीं दिया जाता था। और इसी को हम क्या कहते हैं, दास प्रधान व्यापार कहते हैं। क्लियर है। नए अवशेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेच दिया जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी और स्केट बोर्ड के अलावा, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। आरंभ में गुलामों का जो व्यापार, व्यापक व्यक्तिगत जो है व्यापार, यह स्तर देखने को मिलता है, परंतु 16वीं शताब्दी आते आते जो है अंत में इसका जो है फायदा व्यापार के रूप में धारण कर लिया गया है। ठीक है, इन गुलामों से जंगल काटने के लिए, खेती करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जहाज
में ईंधन फेंकने के लिए आदि बहुत सारे ऐसे जो क्रियाकलाप है जो कि करवाए जाते थे। और याद रखना है, इसके बदले में इनको श्रम जो है ना की मात्रा में दिया जाता था। साथ में इन पे जो है बहुत ज्यादा शोषण भी किए जाते थे, इनको मारा पीटा भी जाता था। ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं क्या, तो भौगोलिक खोज के बारे में बता रहे हैं कि जब भौगोलिक खोज हो चुका है तो अलग अलग कंपनियां जब अलग अलग देशों में जा रही है तो उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, जो कि हम पॉइंट बाय आपको बता रहे हैं हर प्रकार से चीजों को। इस प्रकार भौगोलिक खोज का यह जो नकारात्मक परिणाम था इसे तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों पर क्या था, तो शोषण किया जा रहा था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, तो आगे देखते हैं क्या है। अब है हम यहाँ पे जो अपना अंतिम रूप से यह टॉपिक है जो कि आप याद रखेंगे, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। यह क्या है, इस पे अगर हम बात करें तो साथियों याद रखेंगे, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में जो है व्यक्त भ्रमण को तोड़ने का कार्य किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है किस बात को, तो बहुत ज्यादा जो भ्रम था उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया है। क्या है भ्रम, इस पे अगर हम बात करें तो इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर जो है उंगली उठाने लगी थी। पहला पॉइंट, जो चर्च के द्वारा जो बहुत सारे बातें थी जो कि हम हर धर्म में देखते हैं कि हर धर्म में जो है कुछ ना कुछ अंधविश्वास रहता ही है। तो जो ईसाई लोग थे यह चर्च को मानते थे, ठीक है। तो चर्च जो था इससे इसके द्वारा जो है बहुत सारे अंधविश्वास बातें की गई थी, जो कि इस बात का जो खंडन होता है, यह पहला पॉइंट है। कब, जब पुनर्जागरण काल आया, लोग पढ़े लिखे विकसित होने लगे, लोग चीजों को जानने लगे, तो उनको पता चलने लगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यह जो आपका देखेंगे तो यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कारण बन गया, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, तो ये आपको याद रखना है, धर्म सुधार आंदोलन कब होता है, तो आपको यही क्रम में होता है जब औद्योगिक क्रांति के बाद हम पढ़ेंगे। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप का छत्रता और दुनिया का महत्ता जो है अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते में पकड़ खड़ा कर दिया। और इसका संदेश जो है स्पेनिश सिक्के सामने सामने और भी क्या है, तो है स्पष्ट करता है। अब देखिए हम आपको कल के सेशन में क्या बताए थे, सीधा सीधी बात करेंगे यहाँ पे। कल के सेशन में हम आपको बताए थे कि जब भारत में समझ आएंगे, जब यूरोप में आपका पुनर्जागरण काल हो रहा है तो साथ ही वहां पे औद्योगिक क्रांति हो रहे हैं। जब औद्योगिक क्रांति होगा, जब नए नए यंत्रों का विकास होगा, जब नए नए जो है आपको चीजों का विकास हो रहा है, साइंस की दुनिया है, तो वहां पे कौन लोग जो है अंधविश्वास से विश्वास करते हैं, कोई लोग नहीं करेंगे। तो इसी कारण से जो पुराने जो धर्म चल रहे थे, जो कैथोलिस्ट, याद रखेंगे कैथोलिस्ट जो होते थे वो क्या है, तो चर्च को कहते हैं। और इसके जो प्रमुख हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है धर्म में अलग अलग भ्रांति फैलाए गए थे, अलग अलग बातें कही गई थी, इनका खंडन होता है। और ये कब होता है, तो साथियों यह आपको धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि को विकसित करने का अवसर प्रदान किया है। इससे संबंधित विद्वान एवं पेशेवर वैज्ञानिक ने के वर्ग का भी जन्म होता है, और कालांतर में इसी वर्ग ने क्या करता है, तो पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कल के सेशन में आपको ये सारा बात ऑलरेडी हम सारा का सारा कहानी बता चुके थे। कल का सेशन हम आपको इसीलिए हम बताए थे क्योंकि सारा कहानी कल के सेशन में निकल कर सामने आ गया था कि टोटल हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ अन्य परिणाम है जो कि हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे भौगोलिक खोजों के विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर जो है आपका महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में मक्का की खेती, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, चीन, नील आदि जो नवीन वस्तुओं का प्रवेश है, यह अब देखने को मिलता है कहाँ पे, तो यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का जो है भारत जैसे देशों में आगमन होता है। देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब दूसरे देश अपने देशों में आ रहे हैं तो वहां से भी बहुत सारे संस्कृति लेकर आएंगे, वहां से बहुत सारी चीजें अपने भारत में आएगा।
और जब भारत से बहुत सारे वस्तु जो है यूरोप में जा रहा है, तो 100% यहाँ के भी बहुत सारे कल्चर जो है वहाँ पे जाएंगे, यहाँ के भी बहुत सारे चीज वहाँ पे जाएंगे। तो इसी क्रम में आपको बताया जा रहा है, जैसे कि आलू हम देखते हैं, तंबाकू देखते हैं, नील की खेती देखते हैं, मक्का की खेती देखते हैं, गन्ना की खेती देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो खेती है, यह हमें कहाँ से, तो यह भारत का खेती नहीं था। या कहाँ से आए थे, तो आपको याद रखना है यूरोप से आए थे। अब डिटेल में अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोप में भी कहाँ से, तो साथियों आपको याद रखना है पुर्तगाल से क्या क्या आया था। तो पहला है आलू की खेती जो आज होता है भारत में, यह पुर्तगालियों का देन है। तंबाकू जो है पुर्तगालियों का देन है। नील की खेती जो है यह आपको ब्रिटेन इंग्लैंड का देन है। मक्का की खेती आपको शायद नील जो है यह आपको पुर्तगालियों का दिन है। फिर आप जो घड़ी वॉच जो पढ़ते हैं, देखते हैं, घड़ी देखते, टाइमिंग देखते हैं, यह पुर्तगालियों का दिन है। साथ में आपको याद रखना है जो हम पेज, ठीक है, प्रेस, ठीक है, यह जो प्रेस है, यह प्रेस का जो विकास होता है यह भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये सारे बात याद रखना है। भारतीय फसल में आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में भी गए हैं, जो कि हम वहां भी देखते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई और विचारों में कई परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता भी मिलती है। इसी प्रकार से धार्मिक अंधविश्वास भी टूटने लगता है। दूसरी तरफ जो है नए क्षेत्रों के अन्वेषों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप जो है पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का भी विकास होता है। और यह हम आगे पढ़ेंगे, जब 2-3 क्लास के बाद हम पढ़ेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है उस समय हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा है, तो उस विश्व युद्ध के बाद जो है अपना जो पूरा विश्व है यह बहुत सारे जो है वर्गों में बढ़ जाता है, जिसमें हम पूंजीवाद पढ़ेंगे, आपको सामाजिकवाद पढ़ेंगे, आपको जो है वाणिज्यवाद पढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वर्गों में बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। कुछ परिणाम है जो कि यहाँ पे देखिए, यूरोप विशेषकर इटली के नए नगरों का उद्भव हुआ है। कब, तो आपको पूर्ण जागरण काल के समय में भूमध्य सागर के मध्य में वृद्धि होती है। पूंजीवाद जिसमें वाणिज्यवाद और आपका साम्राज्यवाद का यहाँ पे विकास होता है। उसके बाद आपका नौसैनिक क्रिया जो कलाप है इसमें भी वृद्धि देखने को मिलते हैं। तो ये सारे साथी आपका भौगोलिक खोज के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है? तो ये सारे बात जो है आपको कहाँ पे बताया गया है, भौगोलिक खोज के अंतर्गत ही बताए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वाला जो चैप्टर था भौगोलिक खोज, इसमें पूरा डिटेल में हम आपको बता पाए होंगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे बता सकते हैं ताकि हम उस चीज को आपको क्लियर कर पाए। ठीक है, फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बता दें कि यह जो सेशन चलाया जा रहा है, यह आपको बिहार स्टेट को ध्यान में रखकर दूसरे राज्य को जो टीजीटी लेवल का एग्जाम होगा उसको ध्यान में रखकर, बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर, या फिर हम यूपी शिक्षक भर्ती कर लें आपका, या फिर दूसरे राज्य के शिक्षक भर्ती की एग्जाम की बात कर लें, जितने भी राज्य के हैं, टीजीटी परीक्षा जो है आपको खास करके, तो टीजीटी लेवल का जो है आपका एग्जाम होगा, या फिर वह विद्यार्थी जो टीजीटी लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है यह चैप्टर या टॉपिक जो है करवाया जा रहा है। साथ में आप सभी को बता दें कि आप हमसे और भी अदर सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, एग्जाम के नोटिफिकेशन या फिर किसी प्रकार के कोई भी अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमें साथियों टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निःशुल्क हर प्रकार के स्टडी मटेरियल समय समय पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये जितने भी अभी कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं, यह भी आपको यही टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जो है भेजा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से जो है फॉलो कर लीजिएगा। साथ में अन्य जो सोशल मीडिया है जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे भी आप हमें जरूर से फॉलो करेंगे ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर हर प्रकार के हर चीजों से अवगत करवाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यह सेशन बहुत उपयोगी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि टीजीटी परीक्षा देने वाले हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं 9th क्लास के। ठीक है, कल का सेशन जो है आपका अमेरिका की क्रांति की करने वाले हैं, जो कि टीजीटी परीक्षा के सिलेबस में यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आपका पूरा विस्तार से जो यहाँ पे इस चैनल पर है करवाया जाएगा, टीजीटी परीक्षा, पीजीटी परीक्षा
हो गया, या फिर हम कह लें किसी राज्य का स्टेट एग्जाम हो गया, इन सभी का विस्तार से सिलेबस को कवर करवाया जाता है। तो आप लोग प्लीज इस सेशन से जुड़े रहेंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।